सुप्रभात बच्चों, कक्षा छठी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 3 संधि प्रकरण का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने इसमें संधि की परिभाषा और संधि के भेद के बारे में जाना था, स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसके आगे स्वर संधि के जो मैंने 2 भेद बताए थे, अभी दीर्घ संधि और गुण संधि। अब इसके 3 और भेद जो हैं, हम वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो हमने संधि के बारे में पढ़ा था कि संधि 2 वर्णों का जो मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि होती है। संधि के हमने 3 भेद देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के फिर 5 भेद होते हैं, हमने बताए थे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। इसमें से कल हमने दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन करा है। हमने देखा कि किस तरह एक ही फैमिली, जैसे स्वर की जो फैमिली है अ आ की फैमिली, ई की, उ ए ऐ ओ औ, इन फैमिली के देखा और उसका मेल जो आपस में होता है शब्दों में, उन वर्णों के आपस में जब मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, तब हमने दीर्घ संधि और गुण संधि में उसका विकार से जो शब्द, नया शब्द बना, उसके बारे में अध्ययन करा। अब हम यहाँ पर वृद्धि संधि, जैसे कि नाम में ही है वृद्धि, इसकी फैमिली में वृद्धि होगी। कैसे होगी वही देखेंगे हम। इसमें अगर अगर पहले वाले शब्द के अंत में आ होता है और दूसरे वाले शब्द के अंत में ए ऐ होता है, ए या ऐ दोनों में से कोई सा भी आएगा तो वो ऐ बन जाता, मतलब कि वो ऐ बन जाएगा। जैसे एक क में यहाँ पर अ है और एक, इस पे जोड़ा वापस ए तो एक के, यहाँ पर 2 मात्राएं, मतलब अगर इसमें वृद्धि हो रही है तो या तो इसमें ऊपर ऐ की मात्रा आएगी या फिर इसमें औ की मात्रा। इस तरह वृद्धि संधि में जो मात्राओं की वृद्धि हो रही है, ये बड़ा, जब जैसे हमने दीर्घ संधि में भी पढ़ा, गुण संधि में भी पढ़ा कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर ही बनाते हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर अ या आ अगर दीर्घ स्वर है या ह्रस्व स्वर है लेकिन समान नहीं है, यहाँ पर जो दूसरे में ए या ऐ आएगा। अभी तक हमने आ का मेल देखा, ई का मेल देखा, उ का मेल देखा, लेकिन यहाँ पर आ के साथ अगर ए आता है या आ के साथ ओ आता है तो ए ऐ का ऐ बनेगा और ओ औ का औ बन जाता है। तो इसके जो उदाहरण है वह आप लोग अपनी अपनी किताबें खोलेंगे और उसमें देखेंगे। जैसे ए और उसमें जोड़ा अ प्लस ए तो ऐ बना, यहाँ पर 1 + 1 1, सदा प्लस या जोड़ उसमें करा है ए सदैव। इसी तरह हमने आ के साथ ऐ को जोड़ा तो ऐ बन गया, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, वर्ण और उसमें जोड़ा औषधि वनौषधि। इसी तरह लोक प्लस ऐषणा लोकेषणा, तथा और उसमें जोड़ेंगे एव तथेन। तो इस तरह जब आ के साथ ए ऐ आता है तो उसका ऐ जो वृद्धि संधि में ऐ बन जाएगा, और आ के साथ अगर ओ या औ में से भी कोई सा भी जो स्वर होता है ये आता है तो उसका औ बनेगा। जैसे वन प्लस औषधि वनौषधि, औ की मात्रा लग जाएगी, तो इस तरह उसके जो परिवार में है वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह ये वृद्धि संधि हो गया। अब हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि में अगर ह्रस्व या दीर्घ स्वर, अगर ह्रस्व ई उ या री हो, छोटी ई या बड़ी ई हो सकता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो सकता है, या री, अगर पहले शब्द के अंत में ये तीनों
तीनों में से कोई सा भी स्वर है और उसके बाद कोई सा भी असमान स्वर आ सकता है। अ, आ, ई, उ, कोई सा भी असमान स्वर, यहाँ पर एक जैसे स्वर नहीं आएंगे। तो जो ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसका य बन जाता है। जैसे यदि प्लस अपि, यहाँ पर जो है ई प्लस अ मिलकर ये य बना दिया। यद्यपि, यद्यपि, यदि प्लस अपि यद्यपि। अगर उ है या बड़ा उ, हस्व स्वर का छोटा उ या बड़ा उ के बाद कोई सा भी असमान स्वर है, अ से लेकर ओ तक में कोई सा भी स्वर आता है तो वो स्वर व बन जाता है। वहां पर यण संधि में व बन जाता है। जैसे सु, छोटा उ है प्लस असमान स्वर है, अ आ गया है या आ भी आ सकता है या कुछ भी आएगा तो वो व बनता है। तो यहाँ पर सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत। तो इस तरह यहाँ पर यण संधि में इसके नियम है। तीसरा नियम है ऋषि। री के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो वो क्या बन जाता है, र। जैसे मात्र, त्र है और उसके बाद असमान स्वर में अ आ गया तो त्र और अ मिलकर, री और अ मिलकर बन गया र, बना दिया मात्र अनुमति। मात्र प्लस अनुमति, मात्र अनुमति। तो यहाँ पर अगर री के बाद असमान स्वर आता है तो भी र बन जाता है। तो ये यण संधि के अन्य उदाहरण हम किताब में देखेंगे पेज नंबर 18 पर। अगर ई और अ है तो वो य बनेगा। यदि प्लस अपि यद्यपि, ई और जोड़ आ है तो या बन जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि, ई और उसमें जोड़ा उ तो यू बनेगा। इति प्लस उत्तम अत्युत्तम, ई प्लस बड़ा उ जोड़ेंगे तो वहां पर य में बड़े उ की मात्रा लगेगी। प्रति प्लस उष प्रत्युष, ई में ए जोड़ेंगे तो य में ए की मात्रा लगेगी। प्रति धन एक प्रत्येक, ई में ओ जोड़ेंगे तो य में ओ की मात्रा लगेगी। दधि धन ओदन दध्योदन। यहाँ पर यह है कि जो भी अगर हम मात्रा, यहाँ जो मात्राएं हैं, अगर जो भी मात्रा आ रही है तो वो मात्रा हम उसमें लगाएंगे, य में वही मात्रा जुड़ जाएगी। जैसे यद्यपि, यहाँ पर यदि प्लस अपि, अ में कोई भी मात्रा नहीं थी तो यहाँ पर यद्यपि। अगर यहाँ पर कोई मात्रा वाला शब्द आता है तो वो य बनकर वहां पर य में वही मात्रा लग जाएगी। अब इसके बाद है उ या उ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो बड़ा उ या छोटा उ के बाद वो व बन जाता है। कोई भी असमान स्वर आता है तो वो व बनता है। जैसे सु प्लस आगत स्वागत, आधा शब्द बनकर व लग जाएगा। जैसे अनु प्लस अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस ईषण अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। तो इस तरह यण संधि का दूसरा नियम पड़ा है। अब तीसरा है री के बाद कोई सा भी असमान स्वर आता है तो र बनता है। जैसे पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश। तो इस तरह हमने यण संधि के उदाहरण देखे। अब हम पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि में ए ऐ या ओ औ के बाद अगर पहले शब्द के अंत में ए ऐ या ओ औ आता है तो उसके बाद कोई सा भी भिन्न स्वर, एक समान स्वर नहीं आएगा तो ए ऐ का अय या आय होता है और ओ औ का अ या आ हो जाता है। इसके उदाहरण हम किताब में देखेंगे। जैसे ए
प्लस अ आय बना, शे प्लस अन शयन, ने प्लस अन नयन, चे प्लस अन चयन, ए प्लस उसमें करा अ जोड़ेंगे तो आय बना, न नए प्लस या उसमें जोड़ा अब नायक, ओ में जोड़ेंगे अ तो अब बन जाएगा भो और उसमें जोड़ा अल भवन, पव और जोड़ेंगे अब पावक, नव प्लस इक नाविक, अगर औ है और ई जुड़ता है तो उसका भी औ हो जाए आवी हो जाएगा तो नाविक। इस तरह अयादी संधि में ए ऐ या ओ औ के बाद कोई सा भी भिन्न स्वर आता है तो ए ऐ का अय या आय होता है और ओ औ का अव या आव हो जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन संधि। अभी हमने ये पांचों भेद पढ़ लिए हैं, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। अब हम संधि का दूसरा भेद देखेंगे, व्यंजन संधि। संधि का जो दूसरा भेद है वो व्यंजन संधि है। ये अभी तक हमने स्वर संधि पढ़ लिया है, अब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन, अभी तक हमने देखा है कि स्वर आ रहे थे, स्वर स्वर का मेल हो रहा था, तो वहां पर स्वर संधि है। अब व्यंजन, तो जैसे हमने लिखा है जगत प्लस ईश, जगदीश, जगदीश, जगत में ईश जोड़ा। अब यहाँ पर त ये है कि यहाँ हलंत लगा है, मतलब कि ये स्वर युक्त नहीं है, इसमें से स्वर हट चुका है। तो अगर जब भी कोई व्यंजन के साथ हमने उसमें स्वर जोड़ते हैं तब वहां पर जो व्यंजन बनता है जगदीश, जगत और ईश जगदीश। वी प्लस सम विषम, अब यहाँ पर वी में हमने सम जोड़ा विषम, सत प्लस धर्म सत धर्म। अगर संधि के कुछ और उदाहरण देखने चाहेंगे हम, सत प्लस आचार सदाचार, राम प्लस अयन रामायण, सम प्लस मान सम्मान। तो जब भी व्यंजन संधि में यहाँ पर अगर हलंत लगा है, हलंत लगता है मतलब कि वो उसमें स्वर हट चुका है, स्वर नहीं है। जब व्यंजन और स्वर का मिलन होता है और उनके आने पर व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे वहां पर व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन में विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि प्लस छद, तो यहां पर बना निश्चल। तो यहाँ जो विसर्ग जो लगता है वो विसर्ग संधि में यहाँ हमने विसर्ग लगाया है और विसर्ग का प्लस स्वर या व्यंजन होने पर उसका जो मेल होता है और उसके कारण विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है वहां विसर्ग संधि होती है। इसके हम उदाहरण देखेंगे, जैसे निह जोड़ा उसमें ठूर निष्ठुर, तो विसर्ग में और उसमें जोड़ा ठ तो उसमें निष्ठुर, श में आधा श बन गया।
निह प्लस तेज निस्तेज, मन प्लस रंजन मनोरंजन, नन प्लस हर मनोहर, नि प्लस मल निर्मल, नमः प्लस ते नमस्ते, दो प्लस बल दौर्बल, निह प्लस संतान निसंतान। इस तरह हमने संधि पढ़ी है। संधि में हमने सीखा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हमने संधि कहा है, और वर्णों के मेल के आधार पर संधि के हमने 3 भेद पढ़े हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के फिर 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, ऋण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है, तो वहां पर जो विकार होता है वहां पर व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि में विसर्ग के कारण विकार उत्पन्न होता है, इसलिए वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब इसके उदाहरण आप लोगों को किताब में देखकर याद करना है, और इसके जो अभ्यास कार्य है वो आप स्वयं करें।